नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ युधीश कुशवाहा और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल युद्ध की, जिसे अब लगभग 7 दिन पूरे हो चुके हैं। ईरान जहां लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, वहीं इजराइल और यूएस भी लगातार उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान ने एक बड़ी चाल चल दी है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को खतरा हो सकता है। वो बड़ी चाल कौन सी है, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी सर। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि ईरान ने वो कौन सी चाल चली है और ईरान किस चाल पर अब तक इस युद्ध में डटा हुआ है? युद्धेश, ये किसी को भी आसानी से अंदाज़ा लग सकता है कि जब एक तरफ ईरान हो और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की सम्मिलित शक्ति हो, तो फिर जाहिर है कि पलड़ा अमेरिका और इजराइल की तरह भारी रहेगा। बावजूद इसके आप देख रहे हैं 7वां दिन है युद्ध का और ईरान अड़ा हुआ है। वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। कितने भी बम गोले बरसा ले, मिसाइल बरसा ले इजराइल और अमेरिका, लेकिन वो जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हट रहा है। और उसने पहला जो गेम किया वो मित्र देशों को ख़ास तौर पर निशाने पर लिया। जो अमेरिका के मित्र देश हैं, जो छटपटा गए इस बात को लेकर, असहज हो गए कि अरे हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारे बिजनेस ठिकाने वो सब बर्बाद हो जाएंगे, हमने इतनी मुश्किल से ये सब कुछ तैयार किया है और ये ईरान तो एक झटके में बुर्ज खलीफा के ऊपर ही हमला कर दे रहा है। ये बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हमने बनाई हैं, वो सऊदी के दमाम में अरामको पे ही हमला कर दे रहा है। इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि अमेरिकी ईरान को मारेंगे, ईरान वाले अमेरिका को मारेंगे, अमेरिका की बेहतर तैयारी है तो फिर मामला जो है वो इजराइल और अमेरिका के पक्ष में जाएगा, हम दूर से देखेंगे और फिर जब ईरान हार जाएगा तो उनके देश पहुंच के उनके तेल और बाकी चीज़ें, संसाधन उसका दोहन करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो शुरुआत में तो ये बात सामने आई। अब एक दूसरी बात है जो कि पूरी दुनिया के लिए, ये तो पहली बात जो थी वो तो केवल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी, जो गल्फ के देश है, खाड़ी के देश है, उनके लिए थी। अब तो कुछ ऐसी बात हो रही है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है और ईरान ने इसको बड़ी बारीकी से एक ऐसी शतरंज की चाल चली है जिसमें न गोली चलाने की ज़रूरत है, न बम गोले दागने की ज़रूरत है, न ड्रोन चलाने की ज़रूरत है, नहीं उसे किसी मिसाइल की ज़रूरत है। उसने क्या किया है? उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, हम बात करेंगे कि क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स, उनके लिए कहा है, दुनिया भर को वो तेल पहुंचाते हैं जो ऑयल टैंकर्स हैं। उसने कहा कि एक भी ऑयल टैंकर इधर से अगर गुजरा तो हम उसके ऊपर गोले दागेंगे, मिसाइलें बरसाएंगे। आप सोचिए, एक तो ऑयल का टैंकर, हज़ारों हज़ार लीटर तेल उस ऑयल टैंकर में, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैरल्स उस जहाज़ में लदा हो और अगर उसकी आग लग जाए तो सोचिए कितना बड़ा विध्वंस होगा। तो हर ऐसे ऑयल टैंकर, हर ऐसे जहाज़ को इंश्योर किया जाता है, बीमा कराया जाता है उसका। और बीमा कराने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो लंदन में होती हैं, दुबई में बैठी होती हैं, न्यूयॉर्क में बैठी होती हैं। उनके बीमा होते हैं ऑयल टैंकर्स के कि अगर कुछ गफलत हुआ, डूब गया, कुछ हो गया तो हम उसके पैसे भरेंगे। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन बीमा के कॉस्ट बड़े हाई होते हैं। जैसे ही ईरान ने यह धमकी दी, तमाम बीमा कंपनियों ने अपने हाथ खींच लिए, बोले कि जी हम तो नहीं देते, हम तो आपका बीमा नहीं करेंगे, क्योंकि हर यात्रा की बीमा होती है, हम तो बीमा नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं अगर कोई गोला आ गया और ये डूब गया, $1 बिलियन का नुकसान, तो फिर तो हम देते देते परेशान हो जाएंगे। जब मुझे आसन्न खतरा दिख रहा है, वहाँ सामने ईरान है, लगातार जवाब दे रहा है, तो हम तो नहीं जाते। और आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक दिन में दुनिया का 20% तेल वहाँ से गुजरता है। दुनिया में अगर 100 लीटर तेल खपत हो रहा है, फ़र्ज़ करें आप, तो 20 लीटर उधर से ही गुजरता है, पूरी दुनिया का। और भारत की स्थिति का आकलन करिए कि
50,000 मिलियन बैरल तेल वहाँ से गुजरता है। 5.5 मिलियन बैरल माफ़ करें, हम रोज़ खर्च करते हैं। 5.5 मिलियन बैरल तेल हम रोज़ खर्च करते हैं, और उसमें से 1.5 मिलियन बैरल तेल वहीं से रोज़ होके आता है। रोज़ाना हमारा जो खर्चा है उसमें 1.5 मिलियन जो है वो उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। यानी ये खतरे की घंटी सर भारत के लिए भी है। जाहिर है 20% तेल आपका अगर इधर आ रहा है, और अगर 20% तेल बाधित हो गया, जो कि हो गया है पिछले 3 दिनों से, तो आप तो छटपटाने लगेंगे। आप सोचने लगेंगे कि अरे मैं कहाँ तेल रोकूं, कहाँ तेल बढ़ाऊं, किससे नया खरीदूं, क्योंकि हमारा खर्चा तो अगर 100 लीटर है और 80 लीटर आ रहा, तो 20 का जो शॉर्टफॉल होगा इसका क्या करें। अभी तो हमारे पास तेल है, रिजर्व में तेल है, करीब 25 दिनों का हमारे पास प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, एलपीजी, एलएनजी, ये प्रोडक्ट हमारे पास जो है 25 दिनों के हैं, और अगले 25 दिनों के लिए हमारे पास क्रूड है, कच्चा तेल है, जिसको रिफाइन करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि टोटल 50 दिनों का माल हमारे पास है। लेकिन 51वें दिन क्या होगा, और अगर 20% की कमी कहीं से शॉर्टफॉल हो गया, पता चला इधर की जानकारी उधर पहुंची और पेट्रोल पंप पर लाइन लग गया, एक ऐसी स्थिति न आ पाए, इसके लिए अभी से भारत सरकार चिंतित हो गई है। और हमारे विदेश मंत्री भी यहाँ वहाँ फ़ोन लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं कभी ये वॉर ख़त्म होगा, मानवता के खिलाफ है, वगैरह वगैरह। लेकिन असली हकीकत ये है कि इस बात का डर है। तो हमने तो भारत के बारे में बात कर ली, बाकी दुनिया का क्या होगा। पर ये असली कहानी जो है वो फिर से चलिए वापस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो देश हैं, कौन कौन से, इराक सबसे पहले, ओमान, उसके ऑब्वियसली ओमान भी, लेकिन अगर हम तेल की बात करें तो इराक हो जाता है, बहरीन हो जाता है, कुवैत हो जाता है, ओमान हो जाता है, और ये जो सारे देश हैं ये सब के सब आखिर में यूएई हो जाता है। इतने देश अपने तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारते हैं। इन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है। यानी इनके सारे जो तेल के जहाज हैं वो अभी समुद्र में खड़े हुए हैं, सबके इनके कोस्ट पर कौन ले। आज की तारीख में 92% शिप्स जो उधर से निकलती थी वो जस की तस खड़ी हो गई, और सिर्फ 8% जहाज चल रहे हैं। तो वो कौन से जहाज हैं जो इस देश से उस देश जा रहे हैं, उस देश से उस देश जा रहे हैं, मतलब आपस में ही इधर से उधर हो रहे हैं। ओमान वाला बहरीन जा रहा है, बहरीन वाला कुवैत चला जा रहा है। लेकिन जब वो निकल करके अरब सागर में आते हैं, और अरब सागर से फिर हिंद महासागर में जाते हैं, और फिर पूरी दुनिया में जाते हैं, तो वो जब निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ऐसा जगह आता है खाड़ी में जहाँ की जो चौड़ाई है वो मात्र 36 किलोमीटर है। और इन ग्राफिक्स में देखिए कैसे मात्र 36 किलोमीटर का ये दायरा है, जिसकी एक तरफ ओमान है, दूसरी तरफ ईरान है। ईरान यहाँ पर बंदूक लेके मैं बैठा हूँ, इस तरह का उसने डर दे दिया है। कोई बंदूकें लेकर के वो बैठा नहीं, बस उसका कहना ही काफ़ी है। कोई भी समंदर से गुजरना ही नहीं चाह रहा है, और अगर से गुजरेगा नहीं तेल तो फिर सप्लाई में कमी आएगी। बाजार तो सप्लाई और डिमांड के ही हिसाब से चलेगा। जैसे ही सप्लाई की कमी होगी और डिमांड वही रहेगा, प्राइसेस बढ़ेंगी। और देखिए आज $90 प्रति बैरल तो पार कर ही चुका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। ये $100 होने जा रहा है बहुत तुरंत, $110 हो जाएगा, त्राहिमाम होने लग जाएगा। और जब ये त्राहिमाम होगा, और जब ये जो देश जिसका हम लोगों ने नाम लिया, इराक, कुवैत, बहरीन, ओमान, यूएई, ये तमाम देश जो तेल निर्यातक हैं, इनके रोज की कमाई जो है वो बंद होने लगी है। आप सोचिए कि कोई देश 20% तेल देता है अगर, और एक भी टैंकर नहीं जा रहा है, उसकी कमाई तो एकदम बंद हो गई ना। तो पैसा जो सर्कुलेशन में है वो तो रुक गया। तो इन देशों को तो हैबिट ही नहीं है पैसे को रुकता देखने की। अचानक से इस युद्ध ने रोक दिया। अब वो सब फ़ोन मिला रहे हैं व्हाइट हाउस, साहब ये क्या हो गया, हमने तो सोचा था कुछ हो रहा है कुछ, तो सप्लाई, हाँ आप रोकिए, अब सप्लाई जा नहीं रही है। अब कितने भी आप बम बरसा लो ईरान पे, असली कहानी तो यहाँ है। और अगर आज कतर के वित्त मंत्री ने बोला है कि अगर हम तेल पहुँचाते नहीं रहे
तो जो आयात पर आधारित देश हैं, जैसे भारत है, 80% हमारा आयात होता है। अगर ये जो आयात आधारित देश हैं, पेट्रोलियम का आयात करते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि महंगा तेल अमेरिका देने लगेगा, कहीं और से आप महंगे महंगे तेल लेने लगेंगे, और फिर उसके बाद आपकी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी और एक आर्थिक मंदी का स्वरूप हमारी दुनिया में चला आएगा। और ईरान इसको सुनिश्चित कर रहा है, बिना एक गोला दागे, बिना एक उंगली हिलाए, उसे बस कहना भर था और वो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना गणित उसने लगाया है, कितनी बारीक चाल चली है। और सामने आमने की लड़ाई में अमेरिका भले जीत जाए, लेकिन यहाँ जो कर दिया गया है, और इससे जो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना जो लग गया है, इससे तमाम अमेरिकी रणनीतिकार जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे निर्णायक हो जाएगा। ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था शुरू में। यानी सर कह सकते हैं कि ईरान फिलहाल मौजूदा स्थिति में भारी नजर आ रहा है। ईरान को अपनी सीमित शक्तियों के इस्तेमाल का तरीका आता है। वो जानता है कि उसके पास जो संसाधन है वो सीमित है, ताकत सीमित है, लेकिन बेहतर रिजल्ट कैसे लाना है इससे वो अच्छी तरह से जानता है। उसने युद्ध की तैयारी की है और शुरुआती झटका उन्हें लगा था, शौक लगा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने तय किया कि रोने का वक्त नहीं है, जवाब देने का है। और अमेरिका जैसी ताकत, उनके सामने कौन खड़ा हो सकता है? एक एक ड्रोन जो शायद 30,000 20,000 डॉलर्स का है, उसको मारने के लिए ये मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स के ये मिसाइल्स फेंक रहे हैं। पेंटागन कह रहा है कि साहब मुझे कुछ पैसे और चाहिए, हमें बनाना है, नया हथियार बनाना है। हथियार बनाने वाला जो ठेकेदार है लॉकहीड मार्टिन, वो कह रहा है कि 15-16 महीने लगते हैं, इतनी जल्दी नहीं हो जाता है कि आप अभी से हथियार, आप बड़े बड़े हथियार छोटे छोटे ड्रोन को मारने में खर्च कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो एक तरह से गड्ढम गड्ढ हो गया है और ईरान भले ही नुकसान सह रहा है, लेकिन शायद उसकी ये कल्पना है कि इन्हीं सब वजहों से बातचीत की मेज पर अमेरिका और इजराइल और ईरान बैठ पाएंगे। धन्यवाद सर इस चर्चा के लिए। तो दर्शकों, आपने जाना कि देश में, पूरी दुनिया में ये अर्थव्यवस्था कैसे डगमगा सकती है। आज की बातचीत आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में बताएं। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।